नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 43वां सत्र है जो कि मार्च 24 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम राह हैं, हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। इससे पहले कि हम संवाद करें, क्या हम कार्ला के भौतिक शरीर को छुए बिना उस वस्तु को ठीक से रखने का अनुरोध कर सकते हैं जो कार्ला के सिर पर दबाव डाल रही है या हमारे संपर्क में कुछ बाधा डाल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे कार्ला के सर के पीछे की तरफ ना कोई चीज़ रखी हुई थी, जिसकी वजह से ना ये जो कनेक्शन था, क्योंकि आपको याद होगा रा ने कहा था कि ये बड़े नैरो बैंड वाइब्रेशन से बात कर रहे हैं, तो इस वजह से वो संपर्क में कहीं दिक्कत आ रही थी। तो डॉन कहते हैं, वह तकिया है या कुछ और है? क्या आप गर्दन के नीचे रखे तकिए की बात कर रहे हैं? तो राह कहते हैं, सिर के ऊपरी भाग में कुछ है जो बाधा दे रही है। तो डॉन कहते हैं, यह है। डॉन कार्ला के सिर से 3 इंच ऊपर चादर में 2 इंच की सतह पाता है और उसे सपाट कर देता है। क्या यह है? तो राह कहते हैं, यह सही है। कृपया सर के ऊपरी भाग से इसकी दूरी बढ़ाएं। तो यानी कि कार्ला के सर के पीछे जो चादर थी ना, वो थोड़ी सी ना मतलब गोल होकर उसके सर की तरफ हो गई थी। और क्योंकि ये कनेक्शन जो है वो सर की तरफ से बन रहा होता है, सर के पीछे की तरफ से बन रहा होता है, क्योंकि रूट ऑफ द माइंड में इंफॉर्मेशन जारी होती है, तो वहाँ पे ब्लॉकेज आ रही थी। तो उन्होंने फिर उसको सीधा करके थोड़ा सा दूर कर दिया। तो फिर आगे डॉन कहते हैं, क्या यह संतोषजनक है? तो रा कहते हैं, हाँ है। तो यानी कि जब वो ठीक कर देते हैं तो रा उन्हें बताते हैं कि हाँ अब ठीक है, अब कनेक्शन सही बना हुआ है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, मुझे खेद है कि हम इस पर ध्यान नहीं दे सके। तो रा कहते हैं, कोई बात नहीं, अब हम संवाद करते हैं। तो डॉन सवाल करते हैं, मैं पिछले सत्र में बाकी बचे अंतिम सवाल को लेने का प्रयास करूंगा, अगर आप उसका उत्तर दे सकें तो। मुझे नहीं पता कि इसका कोई महत्व है या नहीं, लेकिन अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि मवेशियों यानी गायों और भैंसों के जिस कटे हुए अंगों को हटाया जाता है वो हिस्से हर बार एक जैसे होते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि क्या यह ऊर्जा केंद्रों से संबंधित था। यदि ऐसा था तो वे क्यों महत्वपूर्ण थे? तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो गायों और भैंसों के जो कटे हुए अंगों की बात हो रही है ना, यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि एक समय में ना अमेरिका में हुआ क्या था कि इनको बोलते हैं कैटल म्यूटिलेशंस। तो हुआ क्या था कि गायें और जो भैंसें होती हैं और जो जानवर होते हैं, जो मतलब पालतू जानवर होते हैं जो लोगों ने पाल रखे होते हैं, उनके ना जो रिप्रोडक्टरी अंग होते हैं, मतलब जो अपना क्या कहते हैं एक्सक्रीटा करने के लिए या फिर अपने जो प्रजनन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वो सारे अंग ना उनके काटे जा रहे थे। अब वो कौन काट रहा था, रात में आके कौन कर रहा था, तो इसका पता नहीं चल पा रहा था। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, स्किन वॉकर रैंच। लेकिन वो भी फिर आपको, अगर आप देखोगे तो आपको डर ही लगेगा उसको देख के। तो उसको देखने का कोई फ़ायदा वैसे तो नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है, हमने बस अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर दिया आपसे। तो राइस का जवाब देते हैं, यह मूल रूप से सही है यदि आप समझ सकें कि ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रास और अलग अलग विचार रूपों के बीच एक संबंध है। जिस वजह से पशुओं के अंगों को निकाला गया, उससे आपकी धरती के लोगों की चेतना में डर का माहौल बना, जो लोगों की चेतना में चिंता या भय के क्षेत्र का प्रतीक बना। तो वो कह रहे कि देखो, जो आप सोच रहे होते हो, जो आप महसूस कर रहे होते हो ना, उसका असर जाके आपके चक्रों के ऊपर पड़ता है। और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी ना, ये अंग निकालना गाय भैंसों का और ये सारी चीज़ें चल रही थी, इसकी वजह से आपके यहाँ पर एक डर का माहौल बन गया लोगों के बीच में।
जिसका आपकी चेतना पे जाके इम्पैक्ट पड़ा, यानी आपकी कॉन्शियसनेस पे जाके इम्पैक्ट पड़ा, और लोग चिंता और भय के अंदर चले गए। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, क्या आप यह कह रहे हैं कि हटाए गए ये हिस्सों का संबंध हमारी तीसरी घनत्वता वाले इंसानी रूप की सामूहिक चेतना से है, और इस डर का किसी तरह से दूसरी घनत्वता की इकाइयों द्वारा उपयोग किया जा रहा है? या ठीक से पूछता हूँ, क्या विचार रूप इकाई इस अंग भंग के काम को करती है? तो यहाँ डॉन कहते हैं, अच्छा तो इसका मतलब हम सबकी जो चेतना है, मतलब हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उससे इसका लेना देना है। क्योंकि अगर डर फैलेगा तो फिर सभी के अंदर ही फैल जाएगा। तो फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि क्या ये दूसरी घनत्वता, यानी जो दूसरी घनत्वता में जानवर होते हैं, ये सारे इन लोगों ने किया है क्या? तो राय इसका जवाब देते हैं, आपने बाद में जो कहा वो सही है। विचार रूप इकाई का भोजन डर होता है। इस प्रकार वे सिम्बोलॉजी के सिस्टम के अनुसार सटीक नुकसान करने में सक्षम हैं। दूसरी घनत्वता के अन्य इकाइयाँ जिनके बारे में आप बात करते हैं, उन्हें खून की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इन्होंने कहा ना, विचार रूप इकाई का भोजन डर होता है, यानी यहाँ पे भूतों और पिशाचों की बात हो रही है। और यहाँ पर उन्होंने सिम्बोलॉजी का बात की है ना। तो सिम्बोलॉजी कुछ इस तरीके से होती है, अगर आप इस तरीके के सिंबल्स देखेंगे ना, ये अनार्की का सिंबल है, ये आँख का सिंबल है, ये बड़े मतलब इस तरीके के सिंबल्स होते हैं जो पुराने ज़माने में, क्योंकि सिम्बोलॉजी से ही काम किया जाता था, तो ये उसी का है। अब ये जो बीस्ट शैतान का है, ये ठीक है, ये 666 नंबर, ये भी शैतान का है। यहाँ भी देखोगे आप, शैतान का है। यहाँ पर आप देखोगे जो तारा है उसे उल्टा कर दिया है इसने, यहाँ पर भी उल्टा कर दिया है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो रचयिता की जितनी भी लॉज हैं वो इस तरीके से ट्रायंगल की शेप में है, मतलब पिरामिड की शेप में। तो यहाँ पर उसके ऊपर एक और उल्टा लगा दिया, यानी रचयिता के बनाए हुए ऑर्डर को उल्टा कर देना। ठीक है। और यहाँ पर भी आप वो देख रहे हैं एक आंख वाला, कि भाई इसके द्वारा हम लोग देख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं तुम्हारे ऊपर। ठीक है। और ये सारे सिम्बोलॉजी होती है, सिम्बोलॉजी होती है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर अलग अलग तरीके से ढूंढ सकते हैं कि सिम्बोलॉजी का मतलब क्या है। ये इसको कहते हैं आई ऑफ होरस। इससे ये पता चलता है कि आपकी कुंडलिनी कितनी जागरूक हो चुकी है। जिसका ये जो नीचे वाला सिंबल होता है, इन आँख के नीचे से यहाँ से ये जो चल रही है ना इधर लेफ्ट साइड में, ये जिसकी जितनी लंबी होती होगी ना, उस ज़माने में ये बोला जाता था कि ये जिसकी जितनी लंबी है और घूम के ऐसे ऊपर की तरफ अगर आ रही है, तो उसकी कुंडलिनी उतनी ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, और इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करके, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन भूत पिशाच और ये जो ओराइन समूह है वो भी इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और आप यहाँ देखो, ये जो क्रॉस है, जो जीसस का क्रॉस है, उसे उल्टा कर रखा है, कि यानी कि ये हमने उल्टी कर दी है सारी कहानी। तो इस तरीके से ये सिंबोलॉजी होती है, जो शैतानी ताकतें जो होती है ना, वो इनका इस्तेमाल करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, आप सही दिशा में अगर हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप ये देखेंगे स्वास्तिका है ना। स्वास्तिका अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो इसका बड़ा अच्छा महत्व है। इसका मतलब होता है, ये जो चार हिस्से हैं ना, ये चार हिस्से, मतलब चार यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, ये रचयिता की चारों प्राइमल फोर्सेस को दर्शाते हैं। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जहाँ से ये चल रही होती है ना तरंगे, पूरे ब्रह्मांड में जो फैली हुई है रचयिता के अंदर, ये घूम रहा होता है, बड़ी तेजी से स्पिन कर रहा होता है, इसके अंदर से निकल रही होती हैं वो। लेकिन इसका ओरिजिन किसी को नहीं पता है। इसका ओरिजिन ऐसे किसी कोई पता नहीं लगा सकता, केवल ध्यान अवस्था में जाके ही इसका पता लगाया जा सकता है। और दूसरा, कि इसी का इस्तेमाल आपको याद होगा हिटलर ने भी किया था, है ना। तो आपको याद होगा रा ने कहा है कि जो रचयिता के बनाए हुए तरीके हैं ना, तो वह ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई भेदभाव कर रखा है। वो रोशनी वाले भी यूज़ कर सकते हैं, वो अंधेरे वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जो शैतानी ताकतें होती हैं उनका सिंबल भी सुना होगा, उनकी भाषा भी सुनी हुई होगी कि अंधेरा कायम रहे, क्योंकि वो अंधेरे के पुजारी हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके का कार्य वो करना प्रेफर करते हैं। तो इसी चीज़ का वो इन्हीं सब सिंबल्स का उल्टा भी इस्तेमाल करना जानते हैं। फिर इसमें वो आगे कहते हैं, जो दूसरी घनत्वता की इकाइयाँ जिनकी तुम बात कर रहे हो ना, तुम जानवरों की बात कर रहे हो, उन्हें तो खून की ज़रूरत होती ही है। अब जैसे हमारे यहाँ पे शेर, चीते, भालू, इन लोगों को तो ज़रूरत होती है ना। तो कह रहे कि ये दोनों अलग अलग वो हैं घटनाएं। किसी किसी केस में जानवरों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया, जैसे चीता आ गया या वो आ गया, शेर आ गया, वो भी हुआ है। और एक तरफ से ये जो विचार रूप इकाई का भोजन डर होता है, जिसको ये बोल रहे हैं ना,
कि ये जो शैतानी ताकतें हैं, भूत पिशाच, क्योंकि ये इनकी उसमें होते हैं, क्या कहते हैं, ओराइन ग्रुप के समूह का हिस्सा होते हैं, कह रहे उन्होंने भी किया है इस तरीके से। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, इस अन्य दूसरी घनत्वता के प्रकारों को शरीर में बने रहने के लिए खून की आवश्यकता होती है। क्या वे हमारे भौतिक घनत्वता में एस्ट्रल प्लेन्स में से किसी एक से आते जाते रहते हैं? तो उनको लगा था डॉन को कि शायद ये जो एस्ट्रल प्लेन्स होते हैं ना, जो तीनों प्लेन्स होते हैं, लोअर एस्ट्रल, मिडल एस्ट्रल, हायर एस्ट्रल प्लेन्स, तो डॉन को यहाँ पर ये लग रहा था कि लगता है शायद यहाँ से भूत पिशाच निकल के आते होंगे और ये खून की मतलब उसमें ये डराने के लिए और डर फैलाने के लिए ये सारी चीज़ें करते होंगे। तो राइस का जवाब देते हैं, हम कह सकते हैं कि ये प्राणी ओरियन समूह के जीव हैं। वे एस्टर्न प्लेन्स में मौजूद नहीं हैं जैसा कि विचार रूपों में होता है, लेकिन वे पृथ्वी की सतह के भीतर प्रतीक्षा करते हैं। हम हमेशा की तरह आपको याद दिलाते हैं, यह हमारा विचार है कि इस प्रकार की जानकारी महत्वहीन है। तो राय यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो ये जो होते हैं ना, ये जो भूत पिशाच वगैरह ये होते हैं, ये ओराइन समूह के होते हैं, लेकिन वो एस्ट्रल प्लेन्स में मौजूद नहीं होते जैसे कि बाकी विचार रूप होते हैं, क्योंकि एस्ट्रल प्लेन्स में तो आप जाके सोच ही बन जाते हो। तो वो कह रहे हैं कि ये पृथ्वी के ही मतलब तुम्हारी धरती के नीचे की सतह के अंदर रहते हैं और वहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो आपने भी दोस्तों कभी कभी सुना होगा कि जैसे पहाड़ों में भी इधर उधर लोग बोलते हैं कि भाई रात में नहीं निकलना चाहिए या नदी किनारे रात में नहीं जाना चाहिए। तो ये जो पहले के लोग बोलते थे वो इसीलिए बोलते थे क्योंकि रात में पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और फिर उसके बाद लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। परंतु ऐसा नहीं है, ये उनके ऊपर ही अटैक कर सकती हैं जो डरपोक हो। जो डरपोक नहीं है ना, जो इनको भी प्रेम और रोशनी में खींच ले, उसको फिर ये कुछ नहीं कर सकते। उनसे इनको डर लगता है। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं आपसे तहे दिल से सहमत हूँ, लेकिन मैं कभी कभी किसी भी चीज़ की जांच से पहले असमंजस में पड़ जाता हूँ कि यह मुझे बेहतर समझ की ओर ले जाएगी या नहीं। मुझे ऐसा लगा कि इसका संबंध किसी तरह उन ऊर्जा केंद्रों से है जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ और क्या आप इसे सुधारने के लिए कोई टिप्पणी कर सकते हैं? जब रचयिता की रोशनी रंगों या ऊर्जा केंद्रों में अलग या विभाजित होती है, तो रचयिता के साथ फिर से एक होने के लिए ऊर्जा केंद्रों को ठीक उसी तरह से संतुलित होना चाहिए जैसे कि विभाजित रोशनी रचयिता से उत्पन्न हुई है। क्या यह सही है? तो दोस्तों सवाल तो बहुत अच्छा पूछा उन्होंने। उन्होंने कहा क्योंकि रचयिता तो एक ही रोशनी है, लेकिन हमारे चक्रास जो होते हैं वो अलग अलग लेवल पे बैलेंस हो रहे हैं। उस रोशनी को जब वो 7 भागों में बट जाती है तो कहाँ पे कितनी पड़ती है वो अलग अलग विभाजित हो जाती है। तो अगर हमें रचयिता की तरफ जाना है तो क्या इन सब का संतुलन बनाना पड़ेगा ताकि वो एक जैसी चमक हो जाए, मतलब जो रचयिता की असली रोशनी है वैसी चमक हो जाए और हम रचयिता की तरफ निकल जाएं। क्या ऐसा होता है? तो राइस का जवाब देते हैं, इस सवाल का एक सरल जवाब देना लगभग असंभव होगा। हम उस केंद्रीय विचार पर ध्यान केंद्रित करके सामान्य तरीके से समझाते हैं जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले भी कई बार बताया है कि हर ऊर्जा केंद्र को अधिकतम सक्रिय करना महत्वहीन है। इसके बजाय यह महत्वपूर्ण है कि सभी ऊर्जा केंद्रों में संतुलन हो। इसके कारण का आपने सही अनुमान लगाया है। तो दोस्तों रा ने दोबारा बोल दिया। रा ने बोला है कि कोई एक चक्र तुम्हारा तेजी से एक्टिवेट हो जाए, मतलब वो ज़्यादा चमक आ गई उसके अंदर, तो कह रहे इसका तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। कुछ लोग आपने देखे होंगे वो दिल के खुले तो होते हैं लेकिन मुंह से बटर 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 बोलते ही रहेंगे, जबकि शांत होने की ज़रूरत होती है, सामने वाले को सुनने की ज़रूरत होती है। कई लोग ऐसे होते हैं दिल से इतने खुले होते हैं, वो दूसरे के ऊपर बिल्कुल इतना प्रेम बिखेर देते हैं कि फिर उसका प्रेम लेना ही मुश्किल हो जाता है, तो उनके पास भी संतुलन नहीं होता। कुछ लोग गुस्से में इतने होते हैं कि भाई उनका गुस्सा भी झेलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ना सामने वाला, ये असंतुलित है, इसके चक्रास में ब्लॉकेज है, डिसबैलेंस हो रखे हैं इसके चक्रास। कोई एक चक्रा है जो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट है, उसकी वजह से ये व्यक्ति इस तरीके से एक्शन ले रहा है। और वो एक्शन लेने का कारण भी उसके अनुभव हैं। जैसे उसके अनुभव होंगे ना, उसकी वजह से उसका वैसा वो हो जाएगा, क्या कह लो, एक्शन उसका इस तरीके का हो जाएगा। फिर आगे वो बोलते हैं, इस प्रकार जो चिंतित व्यक्ति है यदि वो अपने विभिन्न ऊर्जाओं के अनुभव को नियमित कर ले तो पॉजिटिव कटाई के मार्ग पर जा सकता है। इस प्रकार सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी उस व्यक्ति से अधिक संतुलित है जिसके पास अत्यधिक ऊर्जा है और जो काफ़ी सतर्कता से दूसरों की सेवा करता है, जिसमें उनकी इच्छा होती है कि वो उन सारे अनुभवों का इस्तेमाल करके अपना ध्यान खुद को जानने में लगाकर तेज़ी से और आगे निकल जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कमज़ोर हो तो वो नहीं आगे निकल सकता।
निकलने को, वो भी आगे निकल सकता है। बस ये है कि ये होता है कि वो कमज़ोर है, दूसरे वाले के पास ज़्यादा ऊर्जा है। तो जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा है, जिसके पास ज़्यादा अनुभव है, वो दूसरों की सेवा अगर करेगा ना, बड़ी सतर्कता से करेगा। वो ऐसे नहीं करेगा कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं भी है तब भी उनकी सेवा करने के लिए घुस जाएगा। लेकिन जो कमज़ोर होगा ना, वो थोड़ा सा इस तरीके का होता है, वो दिल से ज़रूरत से ज़्यादा उसका दिल खुला होता है, तो इस वजह से वो क्या कहते हैं, किसी की भी सेवा करने के लिए घुस जाता है, चाहे वहाँ पे ज़रूरत हो या ना हो। तो जो संतुलित होगा ना, वो थोड़ा सा सतर्कता से काम करेगा। ऐसे नहीं कि हर इन्फॉर्मेशन हर किसी के लिए हो। जिसके लिए जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन की या जिस चीज़ की जानकारी की या जिस तरीके की सेवा की जैसी ज़रूरत होती है ना, उसको वैसे ही देगा। एक चीज़ सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति डिफरेंट है। और इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि लेकिन कमज़ोर व्यक्ति भी आगे निकल के जा सकता है, बस अगर वो अपना अच्छे से संतुलन बना ले और अपने अनुभवों का अच्छे से इस्तेमाल कर ले, कि अपना एक झुकाव बना ले दूसरों की सेवा वाला, तो वो उस दिशा में निकल सकता है। इसी तरीके से वो खुद की सेवा के रास्ते पर भी निकल सकता है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। फिर वो आगे कहते हैं, आपकी ऊपर की सभी घनत्वताओं में कम संतुलित व्यक्ति को इतना समय स्थान और स्थान समय मिलता है कि जिसमें कम संतुलित इकाई खुद के अंदर के संतुलन को शुद्ध करना जारी रख सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखो, जो अगली घनत्वताएं आएंगी ना, वहाँ पर तो तुम्हें इतना इतना समय मिलेगा, इतने इतने, जिस भी ग्रह पर तुम जाओगे, जैसा तुम्हारा यहाँ पे लेवल होगा उसके हिसाब से तुम्हें ग्रह असाइन हो जाएगा। तो कह रहे इतना समय मिलेगा तुम लोग को, इतना टाइम मिलेगा कि तुम्हारे जो चक्रास है ना, उनको और अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाओगे। यहाँ तो अपना संतुलन बनाना है तुम्हें अपनी चॉइसेस के बेसिस के ऊपर, मतलब कि तुम क्या चुनाव कर रहे हो, क्या चीज़ें चुन रहे हो, उनके बेसिस के ऊपर अपना संतुलन बनाना है। और दूसरे के ऊपर जजमेंट पास नहीं करनी है। आप दूसरे के जज नहीं हो, आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सबका एक बेस्ट जज जो है वो है क्रिएटर। क्योंकि उनके पास आपके सारे अनुभव रखे हुए हैं, आप तो अनुभव कर रहे हो, वो उन अनुभवों को लेके प्रोसेस भी कर रहे हैं। उन मतलब उनकी ध्यान अवस्था में आप सोच नहीं सकते कि कैसे करते हैं वो, और सोचो समस्त ब्रह्मांडों का करते हैं। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, अगली घनत्वता में या चौथी घनत्वता में ये जो शारीरिक दर्द के माध्यमों का उपयोग अनुभव संबंधी संतुलन के तरीकों के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब है, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं डॉन, क्या जो फोर्थ डेंसिटी में हम लोग जाते हैं, अगली घनत्वता में जाते हैं, क्या वहाँ भी शारीरिक दुख दर्द और ये तकलीफ़ें होती हैं क्या? और उनका इस्तेमाल करके क्या हम लोग अपने चेतना में एक्टिवेट होके और आगे निकलते हैं, अपना संतुलन बनाते हैं उसमें भी? तो रा कहते हैं, शारीरिक पीड़ा का उपयोग बहुत ही कम होता है। यह केवल चौथी घनत्वता के शरीर का अंत करने के लिए होता है। वहाँ शारीरिक दर्द को इतना गंभीर नहीं माना जाता है कि इसका इलाज किया जाए, जैसा कि तीसरी घनत्वता में होता है। चौथी घनत्वता में मानसिक और आध्यात्मिक दर्द के माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने चौथी घनत्वता के बारे में। उन्होंने कहा कि देखो, जो फिजिकल जो दर्द होता है ना, कह रहे वो तो तुम्हें नहीं होगा इतना, वो इसलिए नहीं होगा तुम लोगों को क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो तुम ध्यान अवस्था में बैठे रहोगे। जब तुम ध्यान अवस्था में बैठे रहोगे तो तुम मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे होगे वहाँ पे, कि भाई मेरे थॉट्स किस तरीके से चल रहे हैं, मैं उनको किस तरीके से संतुलित करूँ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वहाँ पर इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता तीसरी घनत्वता के जैसे, तुम्हें अपने शरीर का ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे को सारी चीज़ें तुम लर्न कर चुके होगे। अपने शरीर को कैसे हील करना है, क्या किस तरीके से आगे बढ़ना है, चोट लग भी जाए तो उस चोट को कैसे सोच का इस्तेमाल करके उसको ठीक कर लेना है, या अपनी बॉडी के ही तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी मेडिटेशन में जाके उसको हील कर लेना है। तो वहाँ पे शारीरिक दर्द तो इतना नहीं होता। हाँ, वो जब आखिरी दर्द तभी होता है जब वो शरीर का अंत हो रहा होता है। तो वो इसमें भी ये कहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो काम होता है वो होता है मेंटल एफर्ट और आध्यात्मिक दर्द। यानी आपको वहाँ पे लर्निंग बहुत हायर लेवल की होगी। तो एक तरीके से एक तो समझना, जानकारियाँ उनको प्रोसेस करना अपने दिमाग के अंदर, वो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई उसको ओवरकम करना, कि वो सीखना है, क्योंकि बहुत हायर लेवल की स्टडीज़ होती हैं। ये जो लॉ ऑफ वन है अभी, इसी को ही अभी आप लोग अगर नोटिस करोगे, थोड़ा सा प्रोसेस करने में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती होगी। लेकिन जितना आप लॉ ऑफ वन बार बार देखते जाओगे ना, धीरे धीरे आपके अंदर समा जाएगी, आपका बिहेवियर भी इसी के जैसा हो जाएगा। और जैसे आप हायर डेंसिटीज़ में जाओगे, इससे भी और हायर एंड की स्टडीज़ आएंगी। मतलब एक एक चक्र के अंदर अंदर क्या होता है, अंदर प्रोसेसिंग कैसे होती है, दिमाग के अंदर कहाँ कहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, शरीर के अंदर कहाँ कहाँ प्रोसेसिंग होती है। आप एक एक अपनी जो वो होती है ना, नस होती है शरीर की, उस तक को जान जाओगे आप, अंदर एक एक कण को जान जाओगे अपने शरीर के।
तो उसके लिए मेंटल एफर्ट भी लगाने होते हैं, और मेंटल एफर्ट लगाते लगाते आप उस लेवल पे भी पहुंच जाते हो कि आप दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके टेलीकिनेसिस, मतलब इसी हवा में से चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना आप सीखते हो वहाँ पे। आप एक बहुत ही हायर एंड की सभ्यता बन रहे होते हो। ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अभी तो हम लोग सारी चीज़ें हाथ पाँव से कर रहे होते हैं। वहाँ पे हाथ पाँव का कम इस्तेमाल, मेंटल एक्सरसाइजेज का ज़्यादा इस्तेमाल है, कि दिमाग का इस्तेमाल करके, इन्हीं तरंगों का इस्तेमाल करके चीज़ों का निर्माण कैसे किया जाए। क्योंकि क्रिएटर तो आप, क्योंकि क्रिएटर बनने की दिशा में हो ना, आप ये सोचो कि आप वहाँ से सीखना शुरू करोगे कि भाई मैं इसी हवा में से चीज़ें कैसे बनाऊँ। वो बनाते बनाते कभी आपसे गलती हो जाएगी, कभी आप थोड़ा उल्टा सीधा बना दोगे, फिर ऐसे करते 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 आपको सारी लर्निंग करनी होती है अपनी वहाँ पे, जो कि जानने में जिस हिसाब से राह ने बताया बड़ी सुंदर है, कि आप केवल मेंटल एफर्ट से सारे काम कर रहे होगे। फिजिकल आपका कोई ज़्यादा काम होगा नहीं वहाँ पे। हाँ, फिजिकल ये हो सकता है कि जैसे आपको उस बाकी ब्रह्मांडों में जाके दूसरी सभ्यताओं को देखना है, तो आप अपने क्राफ्ट बना के उनके अंदर घूमने निकल गए देखने के लिए कि दूसरी सभ्यताएं क्या कर रही हैं। हालांकि ये काम भी वो लोग वहीं बैठे बैठे चौथी घनत्वता में एक ही जगह से बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड को एक्सेस कर रहे होते हैं। इतनी हायर एडवांस सिविलाइजेशंस होती हैं ये। खैर, तो अगला सवाल डॉन करते हैं। शारीरिक दर्द चौथी घनत्वता के अंत का हिस्सा क्यों है? यानी कि चौथी घनत्वता में जीवन के समाप्त होने पर ही दर्द क्यों होता है? तो मतलब डॉन ने भी अच्छा सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि अच्छा तो ये मृत्यु के टाइम पे दर्द क्यों होगा फिर, जब कोई इंसान मर जाएगा तो राह कहते हैं आप इस तरह के दर्द को अत्यधिक थकान कहेंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई बॉडी ना पूरी उसमें चली जाती है, बूढ़ी हो जाती है वहाँ पर भी बॉडी। बुढ़ापा तो तुम्हें आएगा, लेकिन हाँ लंबी जिंदगियाँ होंगी, लेकिन बुढ़ापा तो तुम्हें आएगा ही ना। तो अंत में जाके तो शरीर थक ही जाएगा ना तुम्हारा। तुम इतना मेडिटेट कर रहे हो, इतना अपने मेंटल एफर्ट मार रहे हो, और दोस्तों आप लोग सच बताएं आपको, शारीरिक काम में इतनी थकावट नहीं होती जितनी आपकी मेंटल काम में थकावट होती है। आप देख लो जरा, अगर आप लैपटॉप पे पूरे पूरे दिन बैठ के काम करके देखो जरा, एक ही कुर्सी पे बैठे हो जबकि आप हिल नहीं रहे हो कहीं इधर उधर। लेकिन डिप्रेशन में ज़्यादातर वो लोग जाते हैं, या परेशानियों में वो लोग जाते हैं जो इस तरीके से लैपटॉप के सामने घंटों घंटों बैठ के एक ही काम को करे चले जा रहे हैं, और फिर वो अपना मेंटल दिमाग का जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस वजह से। जबकि शारीरिक काम में तो आपकी फिजिकल बॉडी काम करती रहती है, एक्टिव रहती है, उसमें इतना दर्द नहीं होगा, इतनी थकान नहीं होगी, वो तो आप खाना पीना खाओगे उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी। तो माइंड की भी अपनी ना एक्सरसाइज होती है, माइंड को भी एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत होती है ताकि वो अनंत दिशाओं में सोचे। और थकान, जैसे राह ने कहा, थकान तो दिमाग के कार्य के कारण ही होती है, और फिर धीरे धीरे उसी की वजह से शरीर भी बूढ़ा होने लग जाता है। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या आप चौथी घनत्वता के स्थान समय जीवन में औसत जीवन काल बता सकते हैं? यानी कि वो ये पूछ रहे कि आप ये बता सकते हैं एक आदमी की औसत जीवन कितना होगा, यानी एवरेज लाइफ कितनी होती होगी वहाँ पे चौथी घनत्वता में। तो राय इसका जवाब देते हैं, जैसा कि आप समय को नापते हैं, आदर्श सौहार्दपूर्ण चौथी घनत्वता में समय स्थान जीवन 90,000 साल का होता है। तो यानी कि दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ जाके सबके साथ प्रेम प्यार और सद्भावना से रहे, क्योंकि वहाँ पर आपकी पूरी पुरानी जिंदगियाँ होती हैं, आप उनको ठीक कर रहे होते हो, तो ये भी हो सकता है कि आपका वहाँ पर भी मतभेद हो जाए किसी से, बिल्कुल पॉसिबल है वहाँ पर भी होना। लेकिन वो कह रहे हैं अगर कोई पूरी सभ्यता बड़े सौहार्दपूर्ण प्रेम प्यार से अगर आगे निकल रही है, तो उनका जो टोटल जीवन काल, एक जिंदगी जो होगी वो 90,000 साल की होगी। और ये उस केस में जहाँ पर बेस्ट केस सिनेरियो है, क्योंकि आप ये भी तो देखो ना, इस तरीके के मतभेद भी होने की आशंका है भाई। जब आपके सामने सामने वाले की सोच ही खुल गई, तो हो सकता है आप वहाँ पे जजमेंट करने लग जाओ लोगों को देख के, देखना इसकी सोच कैसी है, देखना उसकी सोच कैसी है। हम तो यहाँ पे लोगों के कर्मों को देख के तब लोगों को जज करने लग जाते हैं, वहाँ जाके तो आपको लोगों को जज नहीं करना होता है। और ऊपर से दिमाग और जुड़ गए आपस में, तो काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं शुरुआती दौर में। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही बार में सारा कुछ सीख जाओगे, कि टेलीपैथी तो हो गई, एक्टिवेट हो गए, सारे आपस में एक दूसरे से जुड़ गए, लेकिन वो प्रेम प्यार को वो आप कर नहीं पा रहे हो। हालांकि वहाँ पर आप दूसरे को दर्द जैसे ही दोगे ना, वो दर्द का एहसास आपको भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी आपके साथ। अगर उसको प्रेम का एहसास हो रहा है, अगर उसको खुशी का एहसास हो रहा है, तो आपको भी होगा, उसको दर्द का एहसास हुआ तो आपको भी होगा। टेलीपैथी ऐसे ही काम करती है। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। फिर वहाँ समय स्थान होता है। चौथी घनत्वता में कई जन्म होते हैं, जिसमें 2 जन्मों के बीच समय स्थान का अनुभव भी होता है। तो डॉन कहते हैं तो अच्छा, इसका मतलब वहाँ पर चीज़ें अदृश्य होती होंगी, और चौथी घनत्वता में भी कई जन्म होते होंगे, जिसमें 2 जन्मों के बीच में समय स्थान का अनुभव भी होता है। यानी वहाँ पर आप जिस ग्रह पे आप रह रहे होगे,
वहाँ पे आपके पास पूरी एबिलिटी है, आप गायब भी हो सकते हो, आप इसके अंदर निकल के भी आ सकते हो चौथी घनत्वता में, आपकी इच्छा होती है। तो वो कह रहे हैं कि आप इन दो जन्मों के बीच में भी, क्योंकि आपको अब जब आप मान लो आपको मृत्यु हो भी गई वहाँ पर, लेकिन मरने के बाद भी जो आपकी सोल है उसको तो सारी चीज़ें याद है ना पिछली ज़िंदगी की। तो जो अगर आपको नया शरीर अगर दोबारा अगर आप लोगे भी, तो आपको याद तो पूरा है, कंटिन्यूटी में चल रहा है सारा कुछ, है ना। तो इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि कहीं किसी तरीके का डेटा लॉस हो रहा हो, डेटा तो कोई लॉस नहीं हो रहा है इसमें, सारी चीज़ें इक्वल चल रही हैं। तो रा इसका जवाब देते हैं हाँ यह बिल्कुल सही है। तो रा ने भी कह दिया हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। हमारे वर्षों में चौथी घनत्वता के अनुभवों का चक्र कितना लंबा होता है, यानी कि वो पूछ रहे टोटल जिंदगी कितनी होगी। जैसे अभी हम तीसरी घनत्वता में जिए मरे जिए मरे जिए मरे धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं, इसी तरीके से वहाँ पर भी होता होगा। तो कह रहे टोटल मिला के हमारी साइकिल कितनी होगी। तो राय इसका जवाब देते हैं अनुभव का चक्र आपके वर्षों का लगभग 30 मिलियन यानी 3 करोड़ है, यदि इकाइयां जल्द ही कटाई लायक होने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि देखो टोटल लाइफ जो तुमको मिलेगी, मतलब जितनी आप वीडियो गेम की तरह समझ लो कि एक लाइफ मिली ओके मर गए, चलो ठीक है, दूसरी लाइफ मिली ओके मर गए। तो ऐसे करते करते तुम्हें टोटल 3 करोड़ मिली हैं, यानी 1 करोड़ साल की एक साइकिल होगी, 1 करोड़ साल की एक साइकिल होगी और 1 करोड़ साल की एक साइकिल होगी, यानी 3 साइकिल वहां पर भी हैं जो एक एक करके करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर ये आपको तीनों साइकिल तब करने की जरूरत है अगर आप कटाई के लायक ना हो पाओ, चौथी घनत्वता से पांचवी घनत्वता में जाने लायक, तब इतना लंबा समय लगता है। अगर आप पहले ही हो गए कटाई के लायक और आपको अब ज्ञान की और रोशनी का जो ज्ञान है उसकी ज़रूरत है, तो फिर आप आगे निकल जाओगे, पहले बीच में से ही निकल के जाया जा सकता है। फिर वो आगे कहते हैं इस घनत्वता में कटाई पूरी तरह से समूह की इच्छा पर निर्भर करता है। वहां आपके ग्रह जैसी बनावट नहीं होती है, क्योंकि वहां पर अनंत रचयिता की बनाई हुई हर चीज बिल्कुल पारदर्शी हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि वहां पर ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के कहने पर हो रही हो, कह रहे वहां पर तो पूरे समूह की इच्छा होती है कि अपनी कटाई करवाएं या ना करवाएं। क्योंकि टेलीपैथी से कनेक्टेड हैं तो सारे, एक व्यक्ति कुछ सीखेगा तो सारे ही सीखेंगे। तो इसीलिए वहां पे जब आगे निकलते हैं तो पूरा झुंड ही आगे निकलता है एक साथ। ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि हो सकता है साइंटिफिक लेवल पे वहां पे जाने के बाद आप में से या हम में से कोई बहुत एडवांस्ड हो, ठीक है, उसका दिमाग बड़ा तेज चलता हो, परंतु एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसका साइंस का बैकग्राउंड ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, लेकिन वहां जाके जब टेलीपैथी ही कनेक्ट हो गई तो उसको भी तो ज्ञान मिल ही जाएगा ना। जब जो भी उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ज़्यादा ज्ञानी है किसी से, कोई किसी से कम ज्ञानी है, ऐसा नहीं हो सकता। जिस एक ने अगर कुछ भी चीज़ अटेन कर ली तो बाकी सारे भी अटेन करेंगे उसके साथ, इस तरीके से चलता है ये। और क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल पारदर्शी हो जाती हैं, यानी वहाँ पे सब कुछ टेलीपैथी से कनेक्ट हो जाता है और तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट से भी तुम टेलीपैथी से कनेक्ट हो जाते हो, तो इसलिए सारी चीज़ें पारदर्शी हो जाती हैं। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। फिर तीसरी और चौथी घनत्वता के बीच कटाई में बड़ा अंतर यह है कि तीसरी घनत्वता के अंत में व्यक्ति की कटाई व्यक्तिगत वॉयलेट रे के कार्य के हिसाब से होती है, लेकिन चौथी घनत्वता में यदि सबका वॉयलेट रे बराबर है तो पूरा समूह पांचवी घनत्वता में जाने के लिए कटाई योग्य हो जाना चाहिए। तो सवाल अच्छा है उनका, डॉन का। उन्होंने कहा कि इसका मतलब जैसे हमारी तीसरी घनत्वता में हर व्यक्ति को अपने अपने ऊपर काम करना होता है और जो अंत में जाके जो संतुलन की चमक बनेगी वो उसके वायलेट रे में बनेगी। तो वो जो यहाँ पर तो चलो ठीक है, एक इंडिविजुअल लेवल पे इस वीडियो गेम में एक एक प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना गेम खेलेगा और अपना अपना जीतेगा और आगे निकलेगा, ठीक है। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर वो कह रहे हैं कि अच्छा वहां पर सबका ही वायलेट रे एक जैसा हो जाएगा, यानी सबके क्राउन चक्र में चमक एक जैसी हो जाएगी। तो जब निकलेंगे तो पूरा का पूरा समूह ही निकलेगा पांचवी घनत्वता में, तभी तो वहां जाके सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि सबके दिमाग एक हो जाना, और इसी कारण से अगर वहां से कोई आगे निकलेगा तो पूरा का पूरा गुट यानी पूरा का पूरा समूह ही निकलेगा। तो राइस का जवाब देते हैं हाँ यह सही है। हालांकि पांचवी घनत्वता में इकाइयां एक समूह या इकाई के रूप में सीखना चुन सकती हैं और इन परिस्थितियों के अंतर्गत छठी घनत्वता में जा सकती हैं, क्योंकि यह ज्ञान की घनत्वता अत्यधिक स्वतंत्र घनत्वता है, जबकि यहाँ करुणा का सबक उस ज्ञान की ओर ले जाता है जिसका संबंध अन्य स्वयं अदर सेल्फ से होता है। तो वो कह रहे हैं लेकिन पांचवी घनत्वता में जाके चीज़ें ना थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, गेम में चेंज होता है। वो कह रहे हैं वहां पे जाके पूरा समूह चाहे तो वो भी सीख सकता है, या उन समूह के अंदर
कि जो लोग हैं वो एक एक करके भी सीखना चाहें, मतलब अलग अलग दिशा में भी सीखना चाहें, तो वो भी सीख सकते हैं। और उसका कारण है दोस्तों, उसका कारण ये है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता हो जाती है। अब जहाँ पे इतनी स्वतंत्रता हो जाएगी तो रचयिता की उसी रोशनी के ज्ञान को का इस्तेमाल करके आप अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हो। आप कहीं कुछ बना दोगे, कहीं कुछ बना दोगे, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा। ऐसा नहीं कि सारे मिलकर कोई एक ही चीज़ बना रहे हो। तो इस वजह से, क्योंकि आप ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हो, अब आप एक्सपेरिमेंटल मोड में आ चुके कंप्लीटली। चौथी घनत्वता में आप लव का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, आपने थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी सीखी। अब उसके और हायर एंड पे चले जाओगे आप, अब आप और बड़ी बड़ी चीज़ें बनाना सीखोगे, ठीक है ना। हो सकता है आप बहुत बड़े बड़े मदर क्राफ्ट और ये सारी चीज़ें बनाना सीखना शुरू कर दो, या फिर आप वहाँ पे पूरी की पूरी एक पूरी सभ्यता के लिए पूरी बहुत बड़े बिल्डर हो जाओ। और बिल्डर मतलब वैसा वाला बिल्डर नहीं जो ईंट पत्थर से लगाता है, मतलब उनके लिए पूरे के पूरे घर ही बनाने शुरू कर दो आप, केवल सोच का इस्तेमाल करके। तो इस तरीके से कौन व्यक्ति वहाँ पे क्या चुन लेना कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके वहाँ पे कैसे कर ले उसका इस्तेमाल कहा नहीं जा सकता वहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और सही कही है कि वहाँ पे क्योंकि आप करुणा का ज्ञान लेके आ रहे हो तो दूसरों की ओर सहानुभूति, और आपको पता है कि दूसरा व्यक्ति कैसा है और वो क्या सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है। तो जब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो यहाँ पे आके अब आप उस व्यक्ति को और बेहतर जान पाओगे, क्योंकि अब आप उसके रोशनी के फोटॉन्स को भी समझना शुरू कर दोगे उसके शरीर के। तो कह रहे अब आप प्रत्येक व्यक्ति के, यहाँ तो आपने दिल से जुड़ना सीख लिया उससे, अब आप उस व्यक्ति के अंदर के जो जो भी सामने वाला आपका व्यक्ति है, उसके शरीर के एक एक फोटोन के अंदर कंपनता कैसे काम कर रही है ना, वो सीखते हो। यानी कि उसके शरीर या वहाँ के जानवरों के शरीर या जैसा भी वहाँ का माहौल है, उनके अंदर अगर आप झांकोगे तो उनका एक एक फोटोन है ना किस लेवल पे कांप रहा है ना, तो आपको कंपनताओं का ज्ञान होता है। यानी कि आपको यह हार्मोनिक्स जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है ना, वो म्यूजिकल हार्मोनिक्स भी सीख लेते हो आप, या कह लो उन साउंड्स को भी सीखते हो आप जिसके बारे में रा ने चर्चा की थी पहले के सत्रों में। तो कह रहे तुम वो अंदर का ज्ञान लेना शुरू कर देते हो, और जब वो लेना शुरू कर देते हो तुम प्रत्येक चीज़ की अलग अलग कंपनता को समझना शुरू कर देते हो। और जब तुम्हें वो आ जाएगी फिर तो तुम मिक्स एंड मैच, फिर तो तुम एक्सपेरिमेंटेशन मोड पे आ गए ना। तुमने इस कंपनता का उठा के इसके साथ मैच कर दिया, उस कंपनता का उठा के उसके साथ मैच कर दिया, तो कोई नई सी ही चीज़ बना दी, है ना। तो आप बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह काम करने लग गए। तो वहाँ पे इस तरीके का हो जाता है सारा सिनेरियो। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, तो क्या छठी घनत्वता में कटाई पूरी तरह से सिर्फ समूह की होती है, क्योंकि फिर से हम करुणा के साथ ज्ञान का उपयोग भी कर रहे हैं। तो रा कहते हैं हाँ यह बिल्कुल सही है। तो कह रहे छठी घनत्वता में जिसमें रा है, तो कह रहे तो वहाँ पर आपके यहाँ पर क्या सारे के सारा पूरा झुंड ही निकलेगा एक साथ। तो कहते हैं हाँ यही होता है हमारे साथ, हम पूरा पूरा झुंड एक साथ ही निकलेगा। क्योंकि दोस्तों ये एक बात सोचने वाली है यहाँ पे, जब राय इस किताब को हम लोगों को चैनल कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, तो रा ने कहा था कि तुम मुझसे बात करो, किसी एक से बात करो, तो बात एक ही है, तुम हम सबसे बात कर रहे हो। तो इसका मतलब सीख सारे एक साथ रहे हैं वहाँ पर भी, और सिखा भी सारे एक साथ रहे हैं। क्योंकि आपके क्वेश्चंस उनके लिए, तो वो अपनी पूरी रिपॉजिटरी चेक करेंगे ना, अच्छा ये वाला हम में से और या इस पूरे समस्त ब्रह्मांड में से सेम प्रॉब्लम किसके पास थी। तो जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं ना कि ओ ये दिक्कत आ गई, फिर वो गूगल पे सर्च करोगे तो फिर गूगल से कुछ सोल्यूशन निकलेगा इस तरीके से। इसी तरीके से हम लोग यहाँ से सवाल करते हैं, तो ऐसे निकाल के पूरे ब्रह्मांड में से निकाल के जानकारी दे रहे होते हैं आपको, और कह रहे होते हैं अरे वाह ये तो कुछ नए तरीके का सवाल आया है। अगर कुछ नए तरीके का सवाल होगा तो उनकी रिपॉजिटरी में ऐड हो जाएगा, यानी उनके उस गूगल के अंदर ऐड हो जाएगा। और एक बार उसके अंदर ऐड हो गया तो फिर उनका गूगल और ज़्यादा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल की वजह से एकदम आज की डेट में इतनी पावरफुल हो गई है ना, क्योंकि सब लोगों ने अपनी सारी जानकारियाँ गूगल पे डाल रखी हैं, सबकी जानकारियाँ गूगल पे ही हैं, आप ये सोच लो। तो इस वजह से एआई का निर्माण हुआ। इसी तरीके से वो भी अपना निर्माण कर रहे होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन घूम फिर के रचयिता के दिमाग में ही जारी होती है, क्योंकि तरंगों के द्वारा है और तरंगे ही रचयिता हैं। तो रा ने बोल दिया हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही है, हम तो पूरे के पूरे झुंड ही निकलता है फिर हमारा एक साथ आगे। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, हम जानते हैं कि चौथी घनत्वता के स्थान समय में जिस शरीर का इस्तेमाल होता है, मैं मान रहा हूँ कि ये बिल्कुल हमारी तीसरी घनत्वता के शरीर के समान है जिसका हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यह सही है? तो डॉन ने पूछ ही लिया कि क्या हमारे जैसे शरीर होते हैं क्या वहाँ पर भी चौथी घनत्वता में। तो राइस का जवाब देते हैं, जिस रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल होता है वो समान नहीं है, हालांकि बाहरी रूप से दिखने में समान हैं।
तो वो कह रहे हैं कि देखो, जो मटेरियल यूज़ होगा ना, मतलब जो जो फोटॉन्स यूज़ होंगे, अब वो हायर कांपते हुए फोटॉन्स होंगे, कह रहे तो उनकी वजह से जो केमिकल जो स्ट्रक्चर बनेगा बॉडी का, कह रहे वो अलग होगा। क्योंकि वो भी तो अलग है ना, तेजी से कांपते हुए फोटॉन्स हैं, ये तो नीचे के कांपते हुए फोटॉन्स थे जिससे तुम्हारा शरीर बना हुआ है। कह रहे, और इसमें उन्होंने बोल दिया कि हालांकि बाहरी रूप दिखने में समान है, कह रहे शरीर तो ऑलमोस्ट तुम्हारे जैसे ही होंगे, लेकिन वहाँ पे सुंदरता और ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको इसी तरीके के शरीर मिलेंगे, इससे बहुत बेहतर, बहुत चमकदार और बहुत हल्के शरीर। क्योंकि कोई चीज़ अगर तेजी से कांपेगी ना तो शरीर हल्का होगा, वो भारी नहीं हो सकता इतना ठोस। ठीक है ना, और उसके अंदर के फोटॉन्स कांप रहे हैं, तो उस वजह से अंदर के जितने अंग होंगे वो भी हल्के ही होंगे। तो रा ने बोल दिया कि तुम्हें जो शरीर मिलेंगे वो इसी तरीके के मिलेंगे। तो तुम आप लोग दोस्तों अपनी इमेजिनेशन में सोच सकते हो कि आप लोगों को कैसे मिल सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन से बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा है, अंदाज़ा क्या खैर अब तो है थोड़ा सा। तो चौथी घनत्वता के शरीर बहुत सुंदर और बहुत ही डेलिकेट होते हैं। मतलब आप टच करोगे ना उनको तो वो पूरी की पूरी बॉडी हिल जाती है एकदम से, जैसे कि पर्दे को हिला दिया हो किसी ने। तो कुछ इस तरीके का हो जाता है वहाँ पर। खैर, तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या चौथी घनत्वता में भोजन करना आवश्यक है? तो रा कहते हैं हाँ, यह सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ना अब ये भोजन और ये सारी चीज़ें आनी शुरू होंगी, तो इन सब चीज़ों को हम लोग अगले सत्र में कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं कि अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।